गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अच्युत सामंत को। तो केआईआईटी और कीस के संस्थापक हैं। केआईआईटी और कीस मतलब क्या हो गया? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और कीस मतलब हो गया कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो इन दोनों संस्थाओं के संस्थापक हैं अच्युत सामंत, जिनको अभी असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रस्ट के द्वारा स्थापित यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने समाज में शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ये सम्मान बोडो समुदाय के एक प्रतिष्ठित समाज सुधारक और आध्यात्मिक नेता गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा की 167वीं जयंती पर दिया गया। ये जो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा हैं, वे असम के मेच गांधी के रूप में प्रसिद्ध थे और उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है, जो अभी दिया गया अच्युत सामंत को। अच्छा, इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कर रहा हूं। तो एक याद रखना, पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अभी साई परांजपे को। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को मिला। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को दिया गया, लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना से हैं। तरुण दास सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 4 खिलाड़ियों को दिया गया था। एक निशानेबाज है मनु भाकर, एक चेस चैंपियन है, चेस प्लेयर है डी गुकेश, एक भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और एक पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। उर्वशी सिन्हा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार मिला। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को दिया गया। और गणतंत्र दिवस परेड 2025 में टॉप झांकी चुनी गई उत्तर प्रदेश की झांकी को। और मंत्रालयों में बात करेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी को। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी 2024 के लिए दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को, जो कि हिंदी लेखक है, छत्तीसगढ़ से हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार को दिया गया, वायलिन वादक हैं ये। बाकी नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 ये उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, जिनका संबंध भारतनाट्यम से है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इसी साल के हैं सारे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पेक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क की अपनी सूची में अभी शामिल किया है। ये माउंट पेक्टू का संबंध किस देश से है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। एक्चुअली में अभी यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की जो लिस्ट है उसमें 11 देशों के 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को शामिल किया है। और इसमें एक पॉइंट और आप ध्यान रखें कि नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया, मतलब उनके स्थलों को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया। माउंट पेक्टू की बात हुई है, पहले तो मैं वो आपको बता दूं, वो एक ज्वालामुखी है जो आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया में। और सऊदी अरब से भी पहली बार कोई स्थल शामिल किया गया, तो वो कौन सा है वो देख लो आप, ओबेधन घाटी। ये तुवाइक पर्वत है, वहां पे उसके तलहटी पर एक सदाबहार अभ्यारण्य है। अच्छा, चाइना का एक ज्वालामुखी और है, कंबुला उसका नाम है। बाकी 16 हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दो, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब से पहली बार किसी को शामिल किया गया, तो वो मैंने आपको बता दिया। और एक हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसका एक ज्वालामुखी है कंबुला, वो मैंने आपको बता दिया। और अब ये 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को इसमें शामिल करने के बाद अब इस सूची में टोटल कितने स्थल शामिल हो चुके हैं? तो आप देखोगे तो इस सूची में, इस लिस्ट में 50 देशों के 229 स्थलों को अभी तक शामिल किया जा चुका है। अच्छा, आप पूछोगे भारत से भी कोई स्थल इस यूनेस्को की ग्लोबल जियो पार्क सूची में शामिल है क्या? तो आंसर होगा नहीं है। बाकी यूनेस्को के बारे में मैं आपको बता दूं, देखो यूनेस्को मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर हो गया पेरिस फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले। आपको पता है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें भारत के 43 स्थल शामिल हैं। 43 में भी आप देखोगे तो 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है। 43rd नंबर का लेटेस्ट कौन सा है? मोइदम है, जो आपको मिलेगा असम में। और यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में भारत से 12 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं इस सूची में। भारत में टोटल 18 है और 18 में से 12 इसमें शामिल हैं। इसमें सबसे पहला था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और उसके अलावा भी लेटेस्ट कुछ याद दिलाऊं आपको, तो अभी हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवत गीता
और नाट्य शास्त्र, इनको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अभी शामिल किया गया था। ये भी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था, वो मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और इसी तरह से एक प्रश्न हमने और पढ़ा था कि अभी केंद्र सरकार ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्र सूची में शामिल किया, तो पुरी के जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा को। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल को। तो हर साल 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। अच्छा, इससे एक पॉइंट याद रखना कि इस बार 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है। ये यूनेस्को के द्वारा हर साल एक शहर को दिया जाने वाला सम्मान है जो पूरे साल पुस्तक और पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। तो इस बार 2025 में किसे विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील को। ये पॉइंट ध्यान रखना। वैसे इस दिवस की थीम भी है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहित्य की भूमिका। ठीक है, अब डे वाला प्रश्न है। चलो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊं। तो देखो, अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, आपने कहा 21 जून को योगा दिवस होता है। थीम अभी से घोषित हो चुकी है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जयंती थी, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। उसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे कि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 21 अप्रैल को ही विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया था, और अभी 23 अप्रैल को हमने देखा विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा ड्यूरो मैक्यूट को। तो अभी सर्बिया की संसद ने ड्यूरो मैक्यूट को अभी नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री बन गए ये। अभी मैं क्या करूंगा, आपको अभी जितने भी देशों में भी नए प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं लेटेस्ट वाले, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सर्बिया लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में सर्बिया, कैपिटल इसकी हो गई बेलग्रेड, और सर्बिया की करेंसी होती है सर्बियन दिनार। प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है, अलेक्जेंडर व्यूकिक, और अब प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट बन गए। चलो, अभी मैंने आपको कहा था सभी नए देशों में, मतलब अभी जिन देशों में नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराऊं, तो आ जाओ फिर। तो लगभग 14 इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, मेरे साथ साथ बोलना, तो आपको भी ये याद होंगे। जैसे इक्वेडोर के भी नए राष्ट्रपति कौन बने थे, डेनियल नोबोवा। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे सारा जाफरानी जेंजरी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी नेटुम्बा नंदी नदेतवा। त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बने स्टुअर्ट यंग। ग्रीस के राष्ट्रपति बने कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन। वानुआटू के प्रधानमंत्री जोथम नापत। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट जो भी मैंने आपको रिवाइज करा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया। सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अभी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं कौन, सर्बानंदा सोनोवाल, अभी उन्होंने मुंबई में एक क्रूज जहाज को हरी झंडी दिखा करके ये भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये 4,15,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में ये बनाया गया है, इतना बड़ा है ये। और ये टर्मिनल हर दिन 10,000 यात्रियों को, और आप कह सकते हो हर दिन 5 जहाजों को संभाल सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसकी। इसे भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत बनाया गया है। अच्छा, क्रूज भारत मिशन की बात करें, इसे भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को मुंबई बंदरगाह पर शुरू किया था इस मिशन को। इसका शुभारंभ मुंबई में एक क्रूज जहाज है एक्सप्रेस, उस पर सवार होकर के हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, इस क्रूज भारत मिशन की।
और जब इन्होंने ये शुरू किया था, ये प्रश्न मैंने आपको करवाया भी था, जिसका उद्देश्य क्या है, भारत को एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना और 2029 तक प्रति वर्ष 10 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, कि भारत का सबसे बड़ा डीप ड्राफ्ट बंदरगाह ये कहां पर बनाया जा रहा है? बंदरगाह मतलब पोर्ट, तो आंसर होगा महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में, जिसे आप वधावन बंदरगाह बोल रहे हो, वधावन पोर्ट, ये वही है। ठीक है, तो इससे भी एक प्रश्न बन सकता है, तो मैंने प्रश्न की फॉर्म में ही बना दिया, ध्यान में रखना। तो हमारा प्रश्न क्या था, भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहां पर लॉन्च किया गया? तो मुंबई आंसर होगा। अच्छा, आज एक काम करता हूं, मुंबई से ही और जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में बने वो सारे मैं आपको यहां पे रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी थी। ये ठाणे और बोरीवली को आपस में जोड़ेगा, एक तरह से ट्विन टनल है ये, जिसकी लंबाई है इस सुरंग की 11.8 किलोमीटर। ये टनल संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से निकल रही है। अभी रणजी ट्रॉफी 2023-24 को मुंबई ने जीत लिया विदर्भ को हरा के, और ईरानी कप 2024 को मुंबई ने जीता शेष भारत को हरा करके। उसके अलावा भी 2024 में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज हुई थी भारत में, मुंबई में। माइंडफुल इंडिया समिट 2024 मुंबई में हुआ था। देश का पहला महिला रेलवे स्टेशन ये आपको मिलेगा माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई में। और टाइम मैगजीन ने 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया था, भारतीय स्थानों को, जिसमें से एक मुंबई का है, मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी 2 कहां से, हिमाचल प्रदेश और हैदराबाद से। अभी मुंबई की 16 वर्षीय जिया रॉय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज पैरा तैराक बनी थी। मोदी जी ने अभी भारत कौशल संस्थान का उद्घाटन किया मुंबई में। देश के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया मुंबई में। पहला वेव्स समिट ये पहली बार भारत में होगा, अभी मई में होगा मुंबई में। और मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला तटीय हवाई अड्डा ये शुरू होगा मुंबई में। भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 हुआ अभी मुंबई में। पहले राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 कहाँ हुए? मुंबई में। और एक ये भी याद रखना कि देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर शुरू होगा? मुंबई में। अच्छा, 2 स्टैटिक प्रश्न और बताता हूँ। पूछे, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। और मुंबई किस नदी के मुहाने स्थित है? उल्हास नदी के मुहाने। ठीक है, तो आज मुंबई से ही संबंधित सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पिछले 1-1.5 साल में जो भी हमने पढ़े वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? टी रविशंकर। तो अभी भारत सरकार ने टी रविशंकर का कार्यकाल अभी 3 मई 2025 से 1 साल के लिए बढ़ा दिया है, मई 2026 तक कर दिया है, और ये दूसरी बार उनका कार्यकाल विस्तार हुआ है। अच्छा, वैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई की एक नई डेप्यूटी गवर्नर बनी थी, बता सकते हैं उनका नाम क्या है? वो एक महिला है, उनका नाम है पूनम गुप्ता। एक काम करता हूं, पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आरबीआई में एक तो ये याद रखना कि 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। चलो चारों के नाम मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो डेप्यूटी गवर्नर्स के नाम देख लो। एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर जो आज हमने पढ़ा, 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। स्वामीनाथन जानकी रमन, और एक नई बनी अभी पूनम गुप्ता। गवर्नर कौन होते हैं, मतलब जो गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा हैं, 26वें नंबर के नए बने थे। और पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई की स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1935 में, मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है? तो यंग इल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, तो याद रखना आरबीआई ने अभी यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस को लॉन्च करने की घोषणा की है। आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य। आरबीआई ने अभी रेपो रेट को फिर से घटा दिया और फाइनली अभी रेपो रेट 6% चल रही है। आरबीआई को यूके के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 भी मिला। क्यों? इसकी 2 इनिशिएटिव्स के लिए, प्रवाह और साथी पोर्टल के लिए। प्रवाह की फुल फॉर्म एग्जाम में आ चुकी है, याद रखना, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। 2 तरह के सप्ताह, 2 तरह के वीक मनाता है आरबीआई। एक है डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 10 से लेकर 16 मार्च तक, जिसकी थीम थी इंडिया पेज डिजिटली। और फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 24 से लेकर 28 फरवरी तक, जिसकी क्या थीम थी? फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी। ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑस्कर पियास्त्री ने। ऑस्ट्रेलिया के हैं ऑस्कर पियास्त्री। वे मैकलेरिन कंपनी के ड्राइवर हैं। मैकलेरिन एक कार कंपनी है, जिस तरह से मर्सिडीज हो गई, रेड बुल हो गई, उसी तरह से मैकलेरिन है, उसके ये ड्राइवर है। और उन्होंने अभी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और इस साल वैसे तो अभी 4-5 ही रेस हुई है और काफी बार आपने इनका नाम सुन लिया होगा। अभी तक 3 बार ये रेस जीत चुके हैं। मैं आपको सारी रिवाइज करवा देता हूँ जितनी भी अभी इस साल हो गई है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और पता भी आपको चलता रहे। तो देखो, सबसे पहली जो हुई थी वो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री थी, उसको लैंडो नॉरिस ने जीता था, वो भी मैकलेरिन के हैं। फिर चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री हुई थी, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। फिर जापानी ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता, वो रेड बुल के हैं। फिर बहरीन ग्रैंड प्री हुई थी, उसको ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। और अब एक बार अभी जो सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई है, उसको लगातार ऑस्कर पियास्त्री ने ही जीत लिया है। तो 3 बार ऑस्कर पियास्त्री जीत चुके हैं 5 में से, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड नाम से एक पहल शुरू की गई है? तो आंसर होगा गृह मंत्रालय। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अभी उन्होंने हील्ड नाम से एक पहल शुरू की है, जो एजुकेशन, जांच और पॉलिसी रिफॉर्म्स के माध्यम से लीवर की बीमारी से निपटने के लिए एक नेशन वाइड एफर्ट है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मेंटल हेल्थ सपोर्ट को एकीकृत करते हुए शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना। हील्ड का मतलब भी होता है, फुल फॉर्म भी है इसकी, हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। तो ये भारत की पहली बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहल है जो लीवर हेल्थ और अल्कोहल यूज डिसऑर्डर और रोग की प्रारंभिक पहचान पर केंद्रित है। ये पहल गृह मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है और इसे अभी इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज नई दिल्ली द्वारा लागू किया जा रहा है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रमुख संस्थान है। अगर एक लाइन में आपको बोलूं कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लीवर फेलियर को रोकना, शराब के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना और मेंटल हेल्थ और कम्युनिटी सपोर्ट प्रदान करना। तो ये है हील्ड पहल, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ अभी हमारे यहाँ पे, बहुत ही शर्मनाक घटना को अंजाम दिया इन आतंकवादियों ने, इन बुजदिल आतंकवादियों ने। कहां पे हुई? अभी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल है बेसरन, वहीं पे ये आतंकी हमला हुआ। जैसे आप कह सकते हो एक तरह से बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है ये, जो इन आतंकवादियों ने किया है। इनको बताना चाहिए, इनको एक बार बोले हमारी मीडिया या जहां से भी इनको बात पहुंचती हो, ये बिल्कुल नपुंसकों वाला काम इन्होंने किया है। ये भीड़ में हथियारों के साथ फिरते हैं और अपने आप को बहुत बहादुर मानते हैं, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं आई, इनको इतना नहीं दिखा कि हम निहत्तों के ऊपर, और वो भी आम जनता के ऊपर, हथियारों से लैस होकर के हमला कर रहे हैं और अपने आप को बहादुर कह रहे हैं। गीदड़ वाला काम कर रहे हैं, गीदड़ वाला। अगर दम है तो हमारे शेरों के सामने, हमारी सेना के सामने आकर के लड़ो। अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो फैसला कर लो। मतलब इनकी ये घटनाओं को देख करके दिल पसीज जाता है, इतना गुस्सा आता है ना अंदर से कि कभी कभी लगता है यार कि मेरे पास कुछ ऐसी सुपर पावर होती जैसी मूवीज में होता है ना, तो इनको पर्सनली एक एक करके उनके अड्डे में घुस करके ऐसा सबक सिखाता कि भविष्य में कोई आतंकी बनने से पहले 10 बार सोचता। मतलब बहुत ही घटिया लोग, शब्द ही नहीं है इनको कहने के लिए। खैर, इस आतंकी हमले की बात करें तो अभी तक 28 से ज्यादा लोग इसमें मारे जा चुके हैं, ऐसी सूचना है। और मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। और आप कह सकते हो 2019 में जो एक इन्होंने घटिया हरकत की थी, जो पुलवामा हमला हुआ था, उसके बाद घाटी में हुआ ये सबसे बड़ा हादसा है। और ये पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली है। और हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है आतंकी सैफुल्लाह खालिद। सैफुल्लाह खालिद ये जम्मू कश्मीर में लश्कर और ये द रेजिस्टेंस फ्रंट जो संगठन है, उसकी आतंकवादी गतिविधियों का मेन ऑपरेटर कहा जाता है इसे। बहुत ही निंदनीय काम किया इन लोगों ने। इनसे वैसे कोई अच्छी उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। एक बार सभी देशों को साथ में आकर के जो भी काम है थोड़े दिन के लिए सब काम रोक दो और साथ में मिल करके सभी सेनाओं को साथ में लेकर के इन खटमलों को इनके बिलों से निकाल करके मार ही दो एक बार में। जहां पर भी ये पूरी दुनिया में जहां पर भी इनके अड्डे हैं, सभी देश एक साथ आ जाएं तो इनकी क्या मजाल है। जैसे हमारे घरों में मच्छर जब परेशान करते हैं तो गुस्सा आता है ना,
सारे काम रोक देते हैं और रैकेट लेकर के निकल, अब मच्छर कहां से निकलेगा। पर्दे के पीछे देखते हैं, दरवाजे के पीछे देखते हैं, अलमारी के पीछे देखते हैं, निकाल निकाल के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो उसी तरह से ये खटमल है, हमारी पृथ्वी, हमारे घर में ये खटमल हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में निकलते हैं और हमारा खून पीते हैं। तो इनका तो एक बार में सूपड़ा साफ कर देना चाहिए। क्या करे, गुस्सा आता है, रहा नहीं जाता, तो जो मन में होता है फिर वो निकल जाता है। खैर, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं फिर, कि अभी पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन ये कहां पर किया गया। तो सही उत्तर होगा पटना में। अभी बिहार की कैपिटल पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एक एयर शो हुआ, इसका आयोजन हुआ यहाँ पे। और इसके आयोजन का मकसद है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना, वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना और युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर के लिए प्रेरित करना। अच्छा, एक प्रश्न अब आपके लिए छोड़ रहा हूं यहाँ पे, आज मैंने आपसे शायद कुछ भी नहीं पूछा, तो ये प्रश्न रहेगा, सूर्य किरण जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भारत और किस देश के बीच में होता है, ये बताओ। और एक प्रश्न ये बन जाएगा, अभी जो एरो इंडिया का जो भी 15वां संस्करण हुआ था, जो कि एक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, यह भी फरवरी में ही हुआ था इसी साल। कहां पे हुआ था बताओ? बंगलुरु में हुआ था। और पटना से याद आएगा, अभी भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र कहां पर खुला, तो वो भी खुला है पटना में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इन सभी की प्रैक्टिस के लिए आपकी डेली क्विज बनाई जाती है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के इनकी प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम टाइम में ये प्रश्न आप भूलो नहीं। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्वेश्चन आंसर की एमसीक्यू फॉर्मेट में आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा समय भी आपका नहीं जाएगा और सारे प्रश्नों का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे तो मिलती ही है, और अब आपको टेलीग्राम पे भी डेली इसकी पीडीएफ मिल जाती है शाम को 6 बजे, तो वहां से भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अपनी एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, किसे 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आर्मंड डुप्लांटिस को। फिर पूछा 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी दिया गया समर अबू एलॉफ को। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की, महाराष्ट्र। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की भूटान ने। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया, बिहार। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया, चाइना। गरिया पूजा ये मनाया गया अभी त्रिपुरा में। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा, अमरावती। और आखिरी प्रश्न पूछा था, अभी चर्चा में रहा, बाबा बौख नाग सुरंग ये कहां पर स्थित है, उत्तराखंड। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस ये कब मनाया जा रहा है, तो आंसर होगा 12 जुलाई। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।